आप इनको देख लें तो पाकिस्तान में कुछ दिन बैठते हैं, फिर उसके बाद कहीं टर्की होते हैं, कहीं यूरोप, इधर उधर सबकी मौज लगी। ठीक है, तो मुल्क का ख्याल तो है नहीं। अगर मुल्क के बारे में सोचा होता तो ये तो उसी वक्त इलेक्शन हो सकते थे। इलेक्शन कौन सी गाली है? सिस्टम, मैंने कहा ना कि ये सिस्टम पूरा हाईजैक्ट है। इसमें वो कहीं ना कहीं फैसले करवा भी लेंगे एक अदालत से, और तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि इमरान खान को सियासत से बाहर रखना है जितना, और खासतौर पर पिछले 8 महीनों में अवाम और अफवाज पाकिस्तान के, खासतौर पर आर्मी के दरमियान जो दूरियां पैदा हुई हैं वो बड़ी फिनोमिनल, बड़ी काबिल गौर है, काबिल फिक्र है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। स्टूडियो में मेरे साथ अलीना इलियास हैं और फ़खर रहमान साहब हैं, और हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने। पाकिस्तान की सियासत पर बात होगी। 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। सारा दिन आज ज़मान पार्क में लाहौर में इमरान खान मीटिंग्स में मसरूफ़ रहे और पंजाब और केपी की असम्बली को तहलील करने के फ़ैसले की उनकी पार्टी ने, उनके पार्लिमानी कायद और उनके रफ़क़ा ने उसकी तौसीक़ की है। कल चौधरी परवेज़ इलाही से उनकी बड़ी एक अहम मुलाकात होगी। ये जो मूव है इमरान खान साहब की पीडीएम कैंप की, उसके बाद क्या सूरत हाल है और क्या वो जो अब इंतखाबात की बात थी उससे क्या वो बच सकते हैं, अब उनकी क्या हिकमत अमली होगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत अहम आज एक प्रेस टॉक की फवाद चौधरी साहब ने, बहुत सारी अहम बातें उसमें थीं, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि आज़म स्वाति साहब के बेटे ने रोते हुए इमरान खान साहब को फ़ोन किया और कहा कि उन्हें यह ख़दशा है या उनके पास कोई ऐसी इत्तला है कि कल आज़म स्वाति साहब को कहीं पुलिस मुकाबले में मार न दिया जाए। जब वो पेश उनको करने के लिए, इस वक्त वो फ़िज़िकल रिमांड में है FIA के पास, अदालत जाते हुए रास्ते में कहीं उन्हें पुलिस मुकाबले में सेनेटर आज़म स्वाति को मार न दिया जाए। ये बात फवाद चौधरी साहब ने कही कि रोते हुए आज़म स्वाति के बेटे ने ये कॉल की। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन। कौन सी ये ताकतें हैं, क्या कर रही हैं, क्यों इस तरह की सिचुएशन बन रही है, अगर है तो, या पैनिक है, ये एक इशू है, इस पर हम बात करेंगे। और जनरल अमजद शुएब साहब, ख़ुसूसी तौर पर इनसे मैं सवाल करूँगा, जिसमें कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये ख़बरें हैं, जनरल बाजवा साहब ने भी ये बात कही कि वो पॉलिटिकल रहना चाहते हैं। तो CBMs क्या होंगे या कौन से ऐसे इक़दामात हो सकते हैं जिनसे ये बिल्कुल हर आदमी को जाए, हर जो स्टेक होल्डर है उसको यकीन हो जाए कि जो कुछ कहा गया अब उस पर अमल होने जा रहा है। उनसे ज़्यादा इस सवाल का बेहतर कोई जवाब नहीं गालबन दे सकता, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज उन्हें हम मदऊ करें। बड़ा आपका शुक्रिया। लेकिन आगाज़ जो मैं करना चाह रहा हूँ, मैं आपको नून लीग के कायदीन के कुछ शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान पंजाब असम्बली और केपी असम्बली को तोड़ दें तो फिर आम इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी और हम इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। और ये इसमें मरीम नवाज़ साहबा शामिल हैं, इसमें राना सनाउल्लाह हैं, इसमें लतीफ़ खोसा साहब हैं और इसमें SN इकबाल साहब हैं। आइए ज़रा उनकी जो गुफ्तगू उन्होंने इस हवाले से की थी वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। अब ये मुस्लिम लीग नून के कायदीन ये कहते रहे TV स्क्रीन पर, मैंने आपको सुनवाया है, लेकिन अब मुख्तलिफ़ बातें करते हैं। अब कहते हैं कि नहीं, तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए। आज जो नून लीग का इजलास था उसमें ये कहा गया कि इसको रोकना चाहिए और अदम एतमाद कर दें वो, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है असम्बली का सेशन हो रहा है, जब असम्बली का सेशन हो रहा हो तो उस सेशन में ना आप अदम एतमाद पेश कर सकते हैं, ना ही एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर साहब कह सकते हैं। तो वो इस मखमसे में फंसे हुए हैं और उनको कोई समझ नहीं आ रही कि आगे वो किस तरफ निकलेंगे। जनरल साहब, ये आप क्योंकि सियासत को भी समझते हैं, इमरान खान साहब ने ये कहा कि अब वो इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकते और अगर ये निज़ाम चलेगा तो मुल्क को नुकसान होगा। आज फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात कही कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन 7-8 माह बाद भी हो, लेकिन अगर आपने इसको इसी तरह कंटिन्यू किया
तो जो नुकसान पाकिस्तान का हो जाएगा, पाकिस्तान के लोगों का, उसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। क्या लगता है आपको कि इलेक्शन होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जहां तक फवाद चौधरी का या पीटीआई का ताल्लुक है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब ये शुरू में रिजीम चेंज हुई तो उस वक्त तो ये बात बड़ी मुनासिब लगती थी कि फौरी इलेक्शन हो जाए 2-3 माह में। आज ये बात इतनी रेलेवेंट लगती नहीं है। इसकी वजह ये है कि अगर आज ये असम्बलियां तोड़ें और उसके बाद फैसला हो कि इलेक्शन जल्दी करवाने हैं, तो 3-4 महीने तो चाहिए आपको, जो कि केयर टेकर्स बैठेंगे, कोई इलेक्शन वगैरह के मामले में उनका इंतजाम वगैरह होंगे, और ये भी पता नहीं कि इलेक्शन कमीशन इसके बारे में कितना वक्त चाहता है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अभी उनके लिए तो इतनी बड़ी कोई स्टेक्स नहीं रही। अब हो जाए 3-4 महीने के बाद या उससे 2-4 महीने और बाद हो जाए, पीटीआई के लिए कोई इतना बड़ा इशू रहा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हालत ये है कि जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल तबाह हाल है, और ये झूठ बोलते हैं और उसी तरह ही जैसे पहले फाइट फिगर्स वगैरह सामने लाते रहे हैं, ये वही ड्रामा कर रहे हैं पीडीएम वाले। और उसकी वजह से डर ये है कि जब ये छोड़ के जाएं तो ये तो ज़िम्मेदारी लेंगे, ये एक तरफ होकर बैठ जाएंगे और पुराना राग अलापेंगे कि जी हम तो ठीक छोड़ के गए थे, पीटीआई ने बर्बाद कर दिया। नतीजा ये है कि उसके बाद शायद किसी के बस की बात ना हो कि इन चीजों को ठीक किया जा सके। आज सूरत हाल ये है कि ये लोग एक दिन भी अपने इक़्तिदार का छोड़ना नहीं चाहेंगे। ये सब झूठ था। इनका ख्याल था कि शायद इमरान खान असम्बलियां नहीं तोड़ेगा, लिहाजा आपने जितने भी ये स्लॉट सुनवाए वो सारे उसी तनाजर में थे कि जी हम कल इलेक्शन करा देंगे, अगर ये असम्बलियां तोड़ दें तो हम नेशनल असम्बली अगले दिन तोड़ देंगे। ये सब झूठ था। इनके हालात ये है कि इनको पता है कि आगे चूंकि ये नहीं आ सकते, इलेक्शन जीत नहीं सकते, लिहाजा ये इक़्तिदार का एक एक लम्हा अवेल करना चाहते हैं। और आप देख लीजिए कि सैर व तफरीह कोई कहीं निकला हुआ है, कोई कहीं निकला हुआ है। यानी आप इनको देख लें तो पाकिस्तान में कुछ दिन बैठते हैं, फिर उसके बाद कहीं टर्की होते हैं, कहीं यूरोप, इधर उधर सबकी मौज लगी। ठीक है, तो मुल्क का ख्याल तो है नहीं। अगर मुल्क के बारे में सोचा होता तो ये तो उसी वक्त इलेक्शन हो सकते थे। इलेक्शन कौन सी गाली है, ये आपकी जमहूरियत का सबसे पहला कदम है। और अगर ये हो जाता है तो कम से कम अगले 5 साल के लिए कोई मजबूत हुकूमत बनती, लेकिन वो तो उन्होंने सोचना ही नहीं था। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये खरीदो फरोख्त का अमल दोबारा शुरू होगा, और इसी वजह से ये दबाव डाल रहे हैं अदालतों पे कि हमारा वो पुराना केस जो है उसको फौरन उस पर फैसला करें। मुझे डर है कि किसी प्रेशर वगैरह में जो फैसला पहले आया था वो रिवर्स ना हो जाए, जिस फैसले के तहत वो 25 वोट जो है वो रिजेक्ट किए गए थे। अगर ये दबाव में लाके अदालतों को वो फैसला वापस लेते हैं तो फिर आप देख लें जमहूरियत, वो बराए नाम जमहूरियत या जमहूरियत के नाम पे एक हमें ये इस तरह का एक चूंचू का मुरब्बा संभालना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये हर वो हरबा इख्तियार करेंगे, हर वो रास्ता इख्तियार करेंगे जहां ये इलेक्शन से बच सके। अब देखिए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते रहे हैं कि जी इमरान खान को क्या हक है कि वो ये असम्बलियों को इस तरह तोड़ दे। क्या असम्बलियां जो इसलिए बनाई गई थी, अवाम का हक है कि वो अपना वक्त पूरा करें। ये बिल्कुल ठीक है आपकी जनरल साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बिल्कुल उनकी तो यही ख्वाहिश होगी। फ़खर, अगर आइन के तहत अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएँ तो 90 दिनों में इंतखाबात होते हैं, और अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर लें तो 60 डेज़ में इंतखाब होते हैं। अगर पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाता है अगले 1 हफ़्ते में, तो इसका मतलब है कि मार्च में इंतखाबात कम से कम इन 2 सूबाई असम्बलियों के तो ज़रूर कराने पड़ेंगे। अच्छा, अब इसमें एक मैं चाहता हूँ कि आप इस नुक्ते पर ज़रा बात करें, क्योंकि ये जो इंतखाबात होंगे ये फिर 5 साल के लिए होंगे ये इंतखाबात। तो वफाकी अगर इंतखाबात नहीं होते तो सूबों के 2 के इंतखाबात हो जाएंगे, तो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब वफाकी हुकूमत अगर उस डिज़ोल्व करती है असम्बली को, तो फिर सूबों में तो केयर टेकर्स नहीं आएंगे, सूबों में तो ये हुकूमत रहेगी। तो फिर उस वक्त क्या ये जो पीडीएम है, अभी जो इनकी हालत है, क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं? आप क्या समझते हो कि अगर ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो आर दे लेफ्ट विद एनी चॉइस एक्सेप्ट दैट दे हैव टू डिज़ोल्व द नेशनल असम्बली? देखें समी, पंजाब और केपी के ये दोनों असम्बलियाँ जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन,
उसके अंदर इन दोनों सूबों की बड़ी अहमियत है। और इमरान ख़ान अगर ये दोनों, और ख़ास तौर पे पंजाब का अगर आप देखें तो अगर पंजाब की असम्बली को वो डिज़ोल्व कर देते हैं, KPK की असम्बली को डिज़ोल्व कर देते हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतने बड़े पैमाने के ऊपर बाई इलेक्शंस कराने के लिए कुछ चंद अरब रुपए उनको चाहिए होंगे, और फिर ये उस स्पिरिट को बिल्कुल उसके अगेंस्ट होगा, और इतना बड़ा इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन जो है वो उसकी कोई सेंस नहीं रहेगी। तो लामहला इसका एक अपना प्रेशर जो है वो वफाकी हुकूमत के ऊपर आएगा, और उनको बहरहाल आम इंतखाबात की तरफ कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। और देखें, ये जो भी आपने इनके बयानात सुनवाए हैं, ये उस वक़्त कि किस तरह से कस्में वादे कर रहे थे, और ये पब्लिकली कर रहे थे, यानी पूरी आवाम के सामने ये बातें कर रहे थे। अब अगर आप इससे ये पीछे हटते हैं तो एक तो ये आला मिसाल होगी मुनाफ़िक़त की, झूठ की, लेकिन अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जनरल साहब भी कह रहे थे और आपको भी पता है कि मुल्क की माशी जो सूरत हाल है उसके अंदर सियासी इस्तेकाम जो है उसका होना ज़रूरी है, तभी आपको माशी इस्तेकाम मिलेगा। तो ये अगर आप 2 प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर बाई इलेक्शंस करवा दें और फिर आइंदा आम इंतखाबात के लिए मज़ीद आप जाते हैं तो इनकी तो दुखती रखा आपने पकड़ ली। अगर उस वक़्त पंजाब में PTI की हुकूमत होगी, KPK में PTI की हुकूमत होगी, और फिर वो जो केयर के टेकर का जो कंसेप्ट है वो तो होगा ही नहीं। और आइन के अंदर भी इस तरह की कोई स्कीम नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इतने बड़े पैमाने के ऊपर आप ज़िमनी इलेक्शंस की तरफ नहीं जा सकते। मेरे ख़्याल में मुझे कहीं पे मैं किसी ने ज़िक्र किया था कि अगर 3-4 महीने रहते हों जो मुद्दत पूरी होने में, तो फिर बाई इलेक्शंस नहीं होते, उस आम इंतखाबात की तरफ ही जाया जाता है। अगर असम्बली डिज़ोल्व हो तो फिर तो आपको पूरी असम्बली का, वो ज़िमनी इंतखाब नहीं होते, वो तो सूबाई असम्बली का इंतखाब है ना, क्योंकि चंद इस्तीफ़े नहीं है, वो तो पूरा हाउस डिज़ोल्व हो गया आइन के मुताबिक, उसमें तो फिर पूरा इंतखाब होगा। बिल्कुल, वो ज़िमनी इंतखाब नहीं होएगा, उसको आपके चंद नशिस्तों का वो नहीं है। तो इसमें आइन बिल्कुल क्लियर है, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अलीना, मैं ये जो इवन जो हकूमती इस वक्त जो लोग हैं, मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना रहे, उन्होंने एक वो लिखा, आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो इकॉनमी है ये नीचे जाएगी, ये ठीक नहीं हो सकती, ये कंसिस्टेंट डाउनवर्ड स्लाइड है और इसके लिए आपको सियासी इस्तेकाम चाहिए, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क है, अगर आप दिसंबर में बॉन्ड्स को पे ऑफ भी कर देते हैं, फिर भी उसके बाद भी ये जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क जो है वो ख़त्म नहीं होगा। और बड़ा उन्होंने एक ऐसा आर्टिकल लिखा है जिसने जो इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत है उसको पूरी तरह एक्सपोज किया है। और ये जो बताई जाती हैं कहानियाँ टीवी पे आकर के इकॉनमी अब बेहतर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टफ फैसले लिए, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने वाला। और आज फवाद चौधरी का भी यही कहना था कि अगर हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी सोचें तो हमें तो फ़ायदा है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू डिलीवर, तो लोग नाराज़ होते जाएंगे, खफा होते जाएंगे, हमें फ़ायदा होगा, लेकिन वो जो नुकसान पाकिस्तान का है उसको भी तो आपने रिपेयर करना है। हालात ऐसे ना हो जाएं कि वो मामला बिल्कुल ही काबू से बाहर हो जाए। व्हाट डू यू से टू दैट? अच्छा समीर साहब, देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब ने बेसिकली शहबाज शरीफ साहब पे सवाल नहीं उठाया, उन्होंने सवाल उठाया इसहाक डार साहब के ऊपर, उन्होंने सवाल उठाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, उन्होंने सवाल उठाया मरियम नवाज के ऊपर। आपको पता है ये सारा जो मसला हुआ था, पहले मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो देख रहे थे वजारत ख़जाना को, फिर वो रो भी पड़े, फिर उसके बाद वज़ीर ख़जाना बने इसहाक डार साहब। उन्होंने कहा जी अब मैं आ गया हूँ, अब देखता हूँ कि किस तरीके से जो डॉलर है वो कंट्रोल नहीं होता, फिर वो गायब हो गए, उनका कुछ पता ही नहीं है। तो बेसिकली इसमें हमें ये जो उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है, थोड़ा बहुत मैंने ये आर्टिकल पढ़ा है, इसमें तो वो सवाल उठा रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, और वो बता रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट जो मर्जी कर ले वो ऐसी जगह पे नहीं है, ऐसी हालत में ही नहीं है कि वो इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। दूसरी चीज़ ये, इससे पहले जो आप बात कर रहे थे, बहुत से लोग ये समझते हैं कि बेशक अगर मार्च में जो है वो सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हो जाते हैं तो तब भी आइन में कुछ कानूनदान ये समझते हैं कि गुंजाइश है कि वफाकी हुकूमत जो है वो 1 साल की एक्सटेंशन को इस तरह की चीज़ कर सकती है। सो अगर हमारे पास कोई कानूनदान हो या फ़खर साहब या आप कोई भी इस पर कॉमेंट करना चाहे तो थोड़ा उस पर भी रोशनी डालें, क्योंकि इस पर बड़ी डिस्कशन हो रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है, एक्सटेंशन हो सकती है, लेकिन उसके लिए कोई रीजंस हों, कोई इस किस्म की इमरजेंसी सूरत हाल हो, कहीं कोई फ्लड्स आ गए हों, कोई अर्थक्वेक ऐसा हो गया हो, कोई चीज़, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस ना हो। अगर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो सकते हैं, दूसरे इंतखाबात हो सकते हैं, और फिर ज़ाहिर है अगर ये गवर्नमेंट्स अगर इनके इंतखाबात हो जाएंगे तो अगले मरहले में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं वो भी अगर हो जाते हैं तो फिर कौन सी एक रीज़न होगी वफाकी हुकूमत के पास कि जहाँ वो ये समझें कि अब हम आगे
इसको लेके जाएंगे और ऐसा नहीं हो सकता। जनरल साहब, ये तो ऐसा लगता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, ये तो वो मामला लगता है। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में जो शकूक व शुबात इमरान जाहिर करता रहा है वो दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर कहा है कि ये दे दें इस्तीफे और हम 60 दिन के अंदर अंदर इन दोनों जगहों पे, दोनों असम्बलियों के बाई इलेक्शंस करवा दें। अब आप इमेजिन करें, यानी ये अगर तमाम असम्बलियों में से वो निकल जाते हैं तो ये तकरीबन कोई 583 के करीब सीटें हैं जो कि ये छोड़ेंगे और 860 हैं गालिबन सारी टोटल, उसमें से 583 तकरीबन 600 के करीब अगर लोग छोड़ गए हैं तो बाई इलेक्शन आप किस चीज का करा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन तैयार है इस काम के लिए। तो मकसद कहने का ये है कि वह ये है कि ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ये जकड़ा हुआ है उस माफिया के हाथ में जो करप्ट माफिया है, जिन्होंने अपने केसेस खत्म कराने थे, जिन्होंने अपने आप को दोबारा से दूध का धुला बना के फिर कौम के सामने पेश करना, तो वो इक्तदार में भी हैं और सिस्टम में भी उन्होंने अपने लोग बैठाए हुए हैं। नतीजा ये कि आप कुछ भी आप बेशक कौम के फायदे के लिए कदम उठाएं, आप आइन के मुताबिक उठाएं, ये कोई ना कोई उसमें रखना निकाल के आपको उस ऑब्जेक्टिव से दूर रखेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो दूसरे लफ्जों में मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान को इस प्रोसेस से बाहर रखने के लिए ये पूरा निजाम इकट्ठा है और ये हर हद को क्रॉस करने के लिए तैयार है ताकि इस शख्स को बाहर रखा जाए। ये देख लीजिए अवाम इसका क्या रिएक्शन देते हैं, वो अलग बात है। अवाम बिल्कुल, मैं समझता हूं कि आज अवाम उसके साथ है, लेकिन यहां जो मुझे सूरत हाल नजर आ रही है वो ये है कि पूरा निजाम जो है वो इस वक्त खड़ा है सिर्फ एक शख्स के सामने और उसको रोकने के लिए हर हरबा इख्तियार कर रहा है। फ़खर, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं चाहूँगा कि बड़ी ये इम्पोर्टेंट बात कही है जनरल साहब ने कि माफिया पूरी इकट्ठी हैं, ये सिस्टम पूरा इस वक्त इमरान खान को निज़ाम से बाहर रखने की कोशिश कर रहा है। उन पर कातिलाना हमला भी हुआ, वो अल्लाह की मेहरबानी से वो बच गए। और आज फवाद चौधरी ने ये कहा कि सेनेटर आज़म सवाती के बेटे ने रोते हुए ये कहा कि उनके बाप को 74 साला सेनेटर आज़म सवाती को इस बात का उन्हें फ़ियर है, ख़दशा है या उनके पास इत्तला है कि उनको एक जाली पुलिस मुकाबले में उनको हलाक कर दिया जाएगा। व्हाट डू यू से? देखिए, पिछले 5-7 महीने से एक मावराए आइन निज़ाम जो है ना वो चल रहा है और इसके अंदर ये जितनी भी आज़म सवाती का मामला हो या उनके बेटे ने जो खदशात का इज़हार किया, ये सब उसी में आते हैं। जिस तरह जनरल साहब फरमा रहे थे कि सिस्टम से जो है ना माफिया के लोग जो हैं वो इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, वो और इसी तरह से वो अपना होल्ड जो है वो पावर पर रखें। लेकिन आवाम में एक नई उम्मीद जागी है और ये जो पावर प्लग हैं वो शायद वो अनप्लग होने जा रहे हैं। और मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात, इस पर मैं आपसे भी बात करूँगा और मैं जनरल साहब से भी बात करूँगा। हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है, हुकूमत के वो बहुत क्लोज़ उनका ताल्लुक़ है, बाखबर आदमी है, इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसको ज़्यादा जानते हैं हमसे, क्या उसका मतलब है, लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले फ़खर रहमान एक बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता बयान कर रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए फ़खर जी। मैं जैसे आपको कह रहा था कि जो पावर प्लग्स जो पीडीएम को हासिल थे, ज़ाहिर है वो जहाँ से पावर को अपनी समझती थी कि वो ड्रॉ कर रहे हैं, अब उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो बड़ी तेज़ी से होती हुई नज़र आएंगी। और इमरान खान साहब का ये फ़ैसला कि वो पंजाब की और केपीके की और दीगर जो असम्बलीज़ हैं, यानी ये तो उनके कंट्रोल में कि इनको वो डिज़ोल्व कर दें, वहाँ पे अपनी हुकूमत ख़त्म कर दें, बाकी जो उनके एमपीज़ हैं सिंध में हैं, बलूचिस्तान में हैं, उनसे वो इस्तीफ़े दिलवा दें।
तो ये एक बहुत अपनी नौयत का एक ज़बरदस्त किस्म का एक वो होगा। और जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान ने अपना फाइनल कार्ड प्ले कर दिया, मेरे ख्याल में बुध से एक नई बिगिनिंग होने जा रही है और मामलात जो हैं उसमें सुधारने का जो अमल जो है वो ज़्यादा अच्छा ठीक है, आपका ये मौक़िफ़ आ गया। मैं जनरल साहब सबसे पहले तो एक ट्वीट है जो हामिद मीर साहब ने जिसको रीट्वीट किया है। रीट्वीट किया जाता है जब आप कन्विंस हों कि ये बात सही है। इसमें मैं पढ़ के आपको ये बता देता हूँ कि बाजवा साहब की रुखसती के बाद खान साहब को जल्द एहसास होगा कि बाजवा तमाम तर शिकवे शिकायतों के बावजूद इनके लिए एक साया थे जिसने उन्हें धूप की तमाज़त से बचाए रखा। इमरान खान का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद उनके साथ एक नया खेल शुरू होगा। अब ये क्लेम है, ये इसको रीट्वीट किया है हामिद मीर साहब ने, बड़े बाखबर आदमी हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि कल चेंज ऑफ कमांड भी हो रही है और पूरा पाकिस्तान इसको एक पॉजिटिव चेंज से ताबीर कर रहा है और डेफिनेटली जो आने वाले जो नए सरबराह हैं पाक फ़ौज के लोग, उनके लिए बड़ी अच्छी तमन्नाएं भी रखते हैं, दुआगो भी हैं। फ़ौज हमारा अपना इदारा है, पाकिस्तान की आवाम और फ़ौज के बीच कोई रखना नहीं डाल सकता। लेकिन ये हामिद मीर का जो रीट्वीट है, मैं सवाल मेरा आपसे ये है कि इस पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा, ट्वीट पर भी अगर चाहें तो, कौन से ऐसे एक्शंस हो सकते हैं जिससे ये अंदाज़ा हो कि अब एपॉलिटिकल हो चुकी है हर चीज़ और सियासतदानों की लड़ाई अब सियासतदानों की लड़ाई रहेगी, हमारा इदारा इसमें से निकल गया है या निकल जाएगा। और ये भी ज़रा कमेंट फरमा दीजिए कि क्या वाकई निकल सकता है इदारा इससे? देखिए, इदारा निकलना चाहे तो निकल तो सकता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन किस हद तक निकल सकते हैं मैं ये नहीं कह सकता कि वाकई ये चीज हो जाएगी इस तरह। दूसरी तरफ ये है कि बहुत सारा कुछ ये जो माफिया करना चाह रही थी वो हो नहीं रहा था, उसमें बाज़ लोगों पे उनको थोड़ा बहुत रोका जा रहा था कि रेस्ट्रेंट रखें। मसलन आप देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है वो सबका इकट्ठा किया जाए, सबके बाकी के भी केसेस जो है वो सुने जाए या उनको भी उन पे भी फैसला हो। लेकिन आपने देखा कि उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस जो है वो पीटीआई का ही लेके आगे चलते रहे और उसी के ही आप असरात देख रहे हैं। इन चीजों में तेजी आ सकती है। असल चीज ये है कि हुकूमत के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो चेंज नहीं हुए। हो सकता है कि उन ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने में या उनको हासिल करने में कुछ रुकावटें हों जनरल बाजवा की तरफ से, लेकिन अब उनके लिए मैदान खुला होगा। अब उस सूरत में वो ये कहेंगे कि जनाब ये तो काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा कुछ ये इस तरह का जो उनके ऊपर कोई करप्शन के झूठे केसेस और इस तरह की चीजें ये अभी खोलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो मामला जो है उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सिस्टम, मैंने कहा ना कि ये सिस्टम पूरा हाईजैक्ट है, इसमें वो कहीं ना कहीं फैसले करवा भी लेंगे एक अदालत से और, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि इमरान खान को सियासत से बाहर रखना है। तो वो चीज पॉसिबल हो सकती है कि ये जो सिस्टम है, करप्टेड सिस्टम, इसमें ये चीजें ऐसी करवा सके। मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर एस्टेब्लिशमेंट वाकई गैर सियासी हो जाती है तो ये जो एक जमातों का मजमूआ है जिनको बिल्कुल गैर फितरी इत्तेहाद है और पीछे कोई ताकत है जिसने इनको एक लड़ी में परोए रखा, तो आप समझते हैं कि ये हुकूमत कायम रह सकती है अगर एस्टेब्लिशमेंट वाकई गैर सियासी हो गई है? तो देखिए, अगर इनको लीगल कवर मिलता रहे, अदालतों से फैसले मिल जाएं चीजें, तो ये कायम रहेंगी। इसमें जो चीज है ना देखने की, ये लड़ी में परोए वाला मसला नहीं है, ये इनकी अपनी जो हम कहते हैं ना कि जी आपस की बका का मसला है। ये इनको जो थ्रेट है वो कॉमन है सारों के लिए। लिहाजा आप देखिए कि अगर जिसका भी आप स्टेटमेंट सुने, किसी का भी मुंह खुले, वो मौलाना को हो या जरदारी हो या कोई हो, रागे की राबते हैं। अब यहाँ पे आप पुरानी थोड़ी सी इससे पहले की स्टेटमेंट जरा याद करें, कायरा साहब की और इनके लोगों की। वो ये कहते थे कि ये इत्तेहाद जो ये 20-25 साल तक चलते रहना चाहिए। तो ये इत्तेहाद जितना भी गैर मंतकी है, सब आपको मुझे समझ आती है, लेकिन ये सारे जो माफिया जिनके अपने केसेस हैं और जो सारे एक ही तरह के
आप कह लीजिए कि रंग में रंगे हुए हैं, इनका इकट्ठे रहना इनकी बका के लिए जमानत है, बका की जमानत है। ये इकट्ठे नहीं रहेंगे तो ये तो सारे, मतलब आप देखिए कि सारी पार्टियां मिलके ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीत सकी इमरान खान के सामने, और अगर ये रहता हो जाए और एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ते रहे या कुछ करें, तो आप सोचिए कि ये कहीं नजर आएंगे आपको पॉलिटिकल सीन? तो ये अलहदा नहीं होंगे, ये सब कुछ मिलके करेंगे क्योंकि इनकी बका इसी में है। और यही वो मसला है जिसमें कि आप देखिए कि टफ टाइम भी मिलेगा और हो सकता है कि ये सिस्टम सपोर्ट करे इस पीडीएम को और अल्टीमेटली इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो हमारे साथ ही रहिए जनरल साहब, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, लेकिन मैं जो फ़खर रहमान ने बात कही कि ये ताबीर किया जा रहा है कि अपना आखिरी सियासी कार्ड खेल लिया इमरान खान ने, अगर ये सूरत हाल है, अभी तक तो इमरान खान तसादम से बचते रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि एक अवामी तरीके से, एक सियासी तरीके से प्रेशर बिल्ड किया जाए। पाकिस्तान की जो इदारे हैं पाकिस्तान के, चाहे वो पुलिस है या कोई और इदारा है, पाकिस्तान के लोगों को उसके सामने ना लाया जाए। लेकिन अगर इस निज़ाम ने ये ठान लिया है कि वो हर कीमत पर इमरान को बाहर निकालेंगे इस सिस्टम से, तो फिर ये एक ऐसी संगीन सूरत हाल है। क्योंकि जो मैंने देखा है जलसों में, जो मैंने लोगों की आंखों में गुस्सा देखा है, फिर लोग शायद इसको तस्लीम नहीं करेंगे और हम पाकिस्तान में वो होता हुआ देखने जा रहे हैं, अगर जो जनरल साहब ने बात कही है ये सच है, जो शायद पिछले 75 साल में पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखा। एक छोटा सा वक्फा और हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, कल चेंज ऑफ कमांड है। मैं सिर्फ अपने समझने के लिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जब नया आर्मी चीफ़ आ जाता है तो ज़ाहिर है एक बहुत सारा एक तयनातियों का एक सिलसिला होगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स का एक मरला होगा। जो नया चीफ़ आता है वो अपनी ज़ाहिर है उनकी सवाबदीद का वो इस्तेमाल करता है। ये बयान फरमाइए कि अमूमी तौर पर कितना टाइम लगता है जब ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मरहला है ये कंप्लीट हो जाता है चेंज ऑफ कमांड के बाद? वैसे तो एक डेढ़ महीने में ये चीज हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि जनरल बाजवा के वक्त में अभी कोई एक महीना पहले काफी बड़े पैमाने पे प्रमोशंस हुई और लोगों को एडजस्टमेंट्स हुई। तकरीबन तो 11 के करीब लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह एडजस्ट किए गए, कुछ और अभी 2-3 दिन पहले हुई। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया इस लिहाज से कि लोग बिल्कुल नए हैं अभी अपनी अपॉइंटमेंट पे, कोई 2 हफ्ते पहले पहुंचा होगा, कोई 3 हफ्ते पहले वहां पे अपनी जगह पे, और आप उनमें से अगर किसी को पुल करना चाहते हैं तो इससे काफी इंस्टेबिलिटी आ सकती है आर्मी के अपने स्ट्रक्चर। उससे लगता है हो सकता है कि इनको थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग जाए, वरना तो ये अगर उनकी अपनी चॉइस के लोग अवेलेबल हों और वो अपना टेन्योर वहां पूरा कर चुके हों पीछे, या कम से कम 50% टेन्योर भी कर चुके हों, तो फिर उनको शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं, वो 1-1.5 महीने में सारा कुछ हो जाना चाहिए। तो ये देखना होगा क्योंकि ये बड़ी लार्ज स्केल पोस्टिंग्स की थी जनरल बाजवा ने कुछ देर पहले। अच्छा जनरल साहब, एक चीज़, एक वाकया मेरे इल्म में है, जब राहिल शरीफ साहब ने बतौर आर्मी चीफ चार्ज संभाला तो उस वक्त ISI के सरबराह थे लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम। वो राहिल शरीफ साहब से मिले, यकीनन और भी बहुत सारे जनरल्स मिले होंगे, तो उन्होंने ऑफ़र किया उन्हें कि क्योंकि आप नए चीफ हैं तो मैं आई एम एट योर कमांड, और मैं ये आप मेरे बारे में जो भी फ़ैसला करना चाहें तो मैं अपने आप को इस ड्यूटी से रिलीव होने के लिए, करने के लिए तैयार हूँ, ताकि आपको एक फ्री हैंड मिले। तो जिस पर जनरल राहिल शरीफ ने उनसे कहा कि नहीं, आप काम अपना जारी रखें। तो इस किस्म का भी तो माहौल एक बनता है कि उसमें यह भी तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो अहम ओहदों पर हैं वो जनरल आसिम मुनीर को ये ऑफ़र करें कि ताकि आपको पूरा एक जो भी आप करना चाहते हैं पूरे एतमाद से आप कर सकें, तो हम वॉलंटेरियली आपको ये ऑफ़र करते हैं। देखिए, इस तरह की कोई ऑफ़र आए तो तब भी फौरी तौर के ऊपर लोगों को इधर उधर करना शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना चाहे, और वो सूरत में भी ये कहें कि जी आप फिलहाल यहाँ पे काम करें।
लेकिन बाकी जगहों को तो शायद ना ही। एक्चुअली जो इस वक्त सबसे बड़ा टास्क है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, बहुत बड़ा जो आप कह लीजिए कि चैलेंज है, वो ये है कि पिछले 6 सालों में जितना, और ख़ास तौर पे पिछले 8 महीनों में अवाम और अफवाज पाकिस्तान के, ख़ास तौर पे आर्मी के दरमियान जो दूरियां पैदा हुई हैं, वो बड़ी फिनोमिनल, बड़ी काबिल गौर है, काबिल फिक्र है। इतनी कभी हुई नहीं, डिस्कनेक्ट इतना ज़्यादा कभी हुआ नहीं जितना अब नज़र आता है। और नफरतें, अब चीज़ ये है कि लोगों को भी समझना होगा कि ये फौज नहीं, अगर कहीं को फैसला साजी 2-4 लोग करते हैं तो वहां पे इशू हो सकता है। आर्मी अपने तौर पे सारी उसी तरह काम करी जैसे पहले करती और आइंदा भी करेगी। तो लिहाजा यहाँ पे कुछ लोगों को भी कोऑपरेट करना होगा, लेकिन ये चैलेंज इतना बड़ा है कि इसमें बड़ी वाज़ेह तब्दीलियां नजर आनी चाहिए। अगर तब्दीलियां नहीं नजर आएंगी तो ये डिस्कनेक्ट मौजूद रहेगा। अच्छा, इसमें मैं एक मैं अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जनरल साहब, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलसे मैंने कवर किए हैं तहरीक इंसाफ के, और बहुत सारे लोगों से बात हुई, लोगों की खफकी अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ, हमारे इदारे के साथ जो लोगों की मोहब्बत है, जिस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं, ये मैंने देखा कि अगर किसी ने उस क्राउड में कभी कोई बात करने की भी कोशिश की तो दूसरे बहुत सारे लोगों ने चुप कराया। तो अभी इसमें दुरुस्त है आपकी बात, एक डिस्कनेक्ट की, लेकिन इदारे के साथ जो पाकिस्तान के लोगों की मोहब्बत है, वो मेरा नहीं ख्याल कि इदारे के साथ मोहब्बत कहीं मुतासर हुई है। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैंने जो सोशल मीडिया पे देखता हूँ, बाज लोगों ने तो बाज लोगों ने तो बिल्कुल नाम ले लेके किया होता है क्रिटिसाइज, लेकिन बाज लोग जो है ना वो अदारा फौज की बात करते हैं कि जी आर्मी नहीं ये कर। सो एक गलत इंप्रेशन बिल्डअप होना शुरू होता है, वो यूं लगता है कि सब इसी काम पे लगे हुए। बासूरत मैं फॉरेन मीडिया भी देख रहा था, उनके भी मैंने स्टडी किया, अपना भी यहाँ पे मुझे यही लगता है कि ये चैलेंज इस किस्म का है जो सबसे पहले एड्रेस करना होगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले नजर आए कि आपने अपनी टीम बदल दी। टीम को बदलने से जरूर चेहरा कुछ बदला वो नजर आता है, तो फिर आपके जो भी आप स्टेप लेंगे उनको लोग डिफरेंट एंगल से देखेंगे, उसकी कंटिन्यूएशन में नहीं देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शुएब साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट है कल दिन। जनरल आसिम मुनीर एक बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, बड़े अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं, पूरी कौम उनको देख रही है, और उनके जो इक़दामात होंगे वो यकीनन पाकिस्तानी कौम और फ़ौज को मज़ीद एक दूसरे के करीब लाएंगे। और इस वक्त तवक्को यही की जा रही है उनसे, जो लोग उनको जानते हैं, जिन लोगों से उनका रब्ता रहा है, उनका ये कहना है कि बहुत ही प्रोफेशनल सोल्जर हैं, प्रोफेशनल मामलात पर बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे और वाक़तन सियासत से इदारे को दूर करने की कोशिश करेंगे। सो वी विश हिम वेल। कल एक बड़ा दिन। खुशामदीद जनरल आसिम मुनीर। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह निगहबान। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।